हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपी क्लासेस में। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं अपनी हिंदी साहित्य की क्लास के साथ। हमने जैसा कि आपसे बताया था कि आदिकाल और भक्तिकाल हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कुछ आपके पेपर में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आदिकाल और भक्तिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है। रीतिकाल में कौन सी कृति लिखी गई है? चार विकल्प हैं आपके सामने: साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सस्सई या फिर पृथ्वीराज रासु। तो रीतिकाल की कृति की अगर हम बात करें तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो मैथिली शरण गुप्त जी किस काल से संबंधित हैं? आधुनिक काल से संबंधित हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, हम जानते हैं। विनय पत्रिका की भाषा भी मैंने आपको बताई है, ब्रज भाषा की रचना है विनय पत्रिका। और तुलसीदास जी हमारे भक्ति काल से संबंधित हैं, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि ये माने जाते हैं। अब हम बात करें बिहारी सस्सई की, तो बिहारी सस्सई जो है ये बिहारी जी की रचना है। किसकी रचना में ही लिखा हुआ है, इनका नाम बिहारी जी की रचना है। आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, सिर्फ एकमात्र कृति बिहारी जी की जिसका नाम बिहारी सस्सई है। और इस एकमात्र कृति के दम पर इन्होंने हिंदी साहित्य में कवियों में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है, सिर्फ एकमात्र रचना करके। बिहारी सस्सई बिहारी जी की रचना है और ये रीति काल से संबंधित है। रीति काल की रीति सिद्ध शाखा से संबंधित है, रीति काल से संबंधित है। अभी हम आगे आपको रीति काल की शाखाओं के बारे में बताएंगे कि रीति काल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में कौन कौन से कवि आते हैं। तो रीति काल की हमसे रचना पूछी गई थी, कौन सी कृति या ग्रंथ रीति काल का है? तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के बारे में आप जानते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई जी की रचना है। इसके अलावा ये आदिकाल का ग्रंथ है। चंद्रवरदाई किस काल के हैं? आदिकाल के हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए बात की चंद्रवरदाई आदिकाल के हैं। और इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, बिहारी सस्सई। बिहारी जी की रचना है, रीतिकाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? दीपशिखा की अगर हम बात करें तो दीपशिखा तो आप जानते होंगे। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, आप सभी लोग जानते होंगे। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। अगर हम बात करें रेणुका किसकी है, तो रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, ये रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब हमारा आंसर क्या होगा? महाकवि भूषण जी की रचना पूछी गई है। महाकवि भूषण जी रीतिकाल के कवियों में आते हैं, इनकी रचना पूछी गई है आपसे। और रीतिकाल की भी किस शाखा से? रीतिबद्ध शाखा से, है ना। अभी हम शाखाओं की चर्चा करेंगे, सारे की सारे कवि हम आपको नोट करवाएंगे। फिलहाल जानिए कि महाकवि भूषण जी की रचना क्या है? छत्रसाल दशक है। इन विकल्पों में से जो रचना हो जाएगी महाकवि भूषण जी की, वो हो जाएगी छत्रसाल दशक। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं नोट करिए महाकवि भूषण जी की। शिवा बावनी और हो जाएगी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। इसके अलावा इनकी एक रचना है भूषण हजारा और एक रचना इनकी है शिवा शौर्य। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा। आगे बढ़ते हैं, हमने आपको भूषण जी की रचनाएं बता दी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है। तो देखिए आंसर की अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया शिवा बावनी इन्हीं की रचना है, छत्रसाल दशक इन्हीं की रचना है, शिवराज भूषण भी इन्हीं की रचना है। अभी तीनों रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं के नाम पर हैं ये तीनों रचना। अगर हम बात करें रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका किसकी है? रामचंद्रिका है केशवदास जी की, याद रखिएगा। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की है। और इसके अलावा जो तीनों हमारे विकल्प में रचनाएं दी हैं वो है भूषण जी की। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, बहुत बार पेपर में छपता है ये प्रश्न। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा भाई केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और इसके अलावा अगर हम केशवदास जी की बात करें रीतिबद्ध शाखा से, किससे हैं? रीतिबद्ध शाखा से। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे कि रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि। अब अगर हम स्वच्छंद काव्यधारा की बात करें तो स्वच्छंद काव्यधारा कहा जाता है, स्वच्छ मतलब जो रीति से मुक्त हो, स्वच्छंद मतलब होता है भैया मुक्त।
तो सीधा सीधी बात है कि यहाँ पर आपसे पूछना चाहता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। यहाँ पर घुमाने के लिए स्वच्छंद शब्द प्रयोग में लाया गया है, यानी जिसमें रीति हो ही नहीं, रीति से मुक्त हो, रीति से स्वच्छ हो। तो हम यहाँ पर चलिए एक बार अब बात कर लेते हैं कि जितने भी हमारे, ये रहा हमारा रीतिकाल। अब रीतिकाल को दोस्तों बांटा गया है 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है रीतिकाल को? रीतिकाल को इन्होंने बांट दिया है 3 वर्गों में। पहला वर्ग है हमारा रीतिबद्ध कवियों का, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा हमारा है रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि सबसे सरल। और हमारा तीसरा है रीति मुक्त कवि। अब इन 3 वर्गों में तो बांटा गया है रीतिकाल को। रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया, पहला रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि, तीसरा रीति मुक्त कवि। अब आप कहेंगे कि सर नाम कैसे याद रखें? तो सबसे पहले सबसे सरल चीज मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे सरल है। रीतियों में जिसने सिद्धि प्राप्त की हुई है, ट्रिक ऐसे ही याद रखेंगे, शब्दों के साथ खेलना सीखो। हिंदी का सब्जेक्ट है, अगर आप शब्दों के अर्थ निकालना नहीं सीखेंगे, शब्दों के साथ खेलना नहीं सीखेंगे, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी बातें, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध मतलब जिसने रीतियों में सिद्धि प्राप्त की हुई हो। तो रीति काल के कवि हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम किसका हुआ है? बिहारी लाल जी का। बिहारी लाल जी सबसे ज्यादा सिद्ध साबित हुए हैं। तो रीतियों में सिद्धि किसको प्राप्त थी? बिहारी लाल जी को। तो एकमात्र हमारे रीति सिद्ध कवियों में नाम आ जाता है बिहारी लाल जी का। बिहारी लाल जी, इनकी जो रचना है याद रखिएगा, बिहारी सत्सई। और इसमें कितने, लगभग 713 दोहे हैं। 713 दोहे, कहीं कहीं 719 भी देखने को मिलता है, बट आप याद रखिए 713। पहले अगर विकल्प में 713 मिले तो 713 लगाना, अगर 713 ना मिले तो 719 लगाना। तो जो बिहारी सत्सई है, इनकी रचना बिहारी लाल जी की, चलिए मैं बता ही देता हूं जब चर्चा हो रही है। तो बिहारी लाल जी की जो रचना है उसको नोट करिए आप। बिहारी लाल जी की रचना है बिहारी सत्सई। इसमें दोहे कितने हैं भाई? 713 से 719 है। लेकिन पहली प्रायोरिटी हम किस चीज को देंगे? पहली प्रायोरिटी देंगे हम 713 को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम 719 को। ध्यान रखना ये बात। बिहारी सत्सई है किस भाषा में? तो बिहारी सत्सई है अपनी ब्रज भाषा में। एक बात और याद रखिएगा, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है अगर पूछा जाए तो बिहारी लाल जी ने किया है। आपने इनके कुछ दोहे सुने होंगे, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार के दोहे हमें देखने को मिलते हैं बिहारी सत्सई में। और वाकई में गागर में सागर भरने का काम, यानी दोहे हैं, सिर्फ 2 लाइन का दोहा। गागर में सागर जानते हो ना, गागर मतलब होता है मटकी, और मटकी में इन्होंने अपनी जो दोहे हैं, मटकी जैसे आकार के दोहों में इन्होंने समुद्र जैसा अर्थ उड़ेल दिया। इसलिए इनको कहा गया है, इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहां से सरल था। रीति सिद्ध में केवल एकमात्र नाम है बिहारी लाल जी का। अब चलिए रीति मुक्त की तरफ बढ़ते हैं। रीति मुक्त में 4 नाम याद कर लो, रट मारो बिल्कुल। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 नाम है। कौन कौन से हैं? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। रीति सिद्ध कवि, रीतियों में सिद्ध कौन है? बिहारी लाल जी। अब आते हैं कठिन चीज पर, रीतिबद्ध कवि। तो सबसे पहले तो केशवदास जी का नाम नोट कर लो। केशवदास, भूषण भी इसी में है। भूषण का नाम भी याद रहना चाहिए आप, शिवराज भूषण। रीति काल के बहुत बड़े कवि हुए हैं, है ना। अभी बताया था शिवा शौर्य, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी रचनाएं जो मैंने बताई थी नहीं। मतीराम, भिखारी दास जी का भी नाम, चिंतामणि का नाम, देव हो जाएंगे, पद्माकर हो जाएंगे, बस काफी है, पर्याप्त है, इनसे बाहर आएगा ही नहीं। रीतिबद्ध कवियों की जब बात होगी तो ये रहे आपके रीतिबद्ध कवि। एक केशवदास, भूषण, मतीराम, भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर, सेनापति एक कवि हुए हैं। यहां तक क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये मैं आपको बता रहा हूं, रीति काल के 90% प्रश्न बनते हैं इन्हीं शाखाओं से। वो पूछेगा रीति सिद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है, या रीतिबद्ध कवि कौन है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। बहुत कम ऐसे पूछता है कि रीति काल का कवि कौन है। शाखाओं में बांटकर ज्यादा पूछता है। जैसे हम भक्ति काल में पढ़ रहे थे तो हमें भक्ति काल की शाखाओं से संबंधित चीजें ज्यादा पूछी जा रही थी, ऐसे ही यहां पर भी होता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये शाखाएं अगर आपने बांटना सीख ली, जो कि जिसमें से रीति सिद्ध और रीति मुक्त सरल है, रीतिबद्ध थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था
रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा। अब यहाँ पर समझना, स्वच्छंद मतलब है जो स्वच्छ है, रीति से स्वच्छ यानी रीति से मुक्त है, उसके कवि कौन होंगे? केशवदास अभी पढ़ा है, रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं ये नहीं होंगे। बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवि हैं ये नहीं होंगे। भूषण जी भी रीतिबद्ध कवि हैं ये नहीं होंगे। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये रहा बोधा का नाम। हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जब आप अपने हाथ से नोट करते हैं और जब अपने हाथ से किया गया नोट याद भी जल्दी होता है, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है ना। जो चीज हम अपने हाथ से नोट करते हैं वो हमें याद जल्दी होती, तैयार जल्दी होती। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई है? अब सोचिए, एक बात याद रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें रीति काल को एक नाम से जाना जाता है। रीति काल को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करें कि रीति काल को किस नाम से जाना जाता है तो रीति काल को कहा जाता है श्रृंगार काल। ध्यान रखिएगा, रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। हमने कल आपको बताया था कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोनों ही चीजें याद रखिएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। आदि काल को क्या कहा जाता है? आदि काल के तो बहुत सारे नाम है, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, है ना, अपभ्रंश काल, संधि काल, चारण काल, बहुत सारे पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, है ना। तो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई होगी बताइए जरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई है? तो हमारा विकल्प सी आंसर हो जाएगा, रीति काल में हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कवि भूषण जी का कौन सा ग्रंथ है बताइए? कवि भूषण जी का ग्रंथ कौन सा है? दोहावली होगा, दान लीला होगा, सेवा बावनी होगा या फिर उद्धव शतक होगा बताइए। तो सेवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा, शिवा शौर्य, शिवराज भूषण, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हमारे भूषण जी की हैं। तो भूषण जी का कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? विकल्प सी होगा आंसर यहाँ हमें ज्यादा। उद्धव शतक किसका है? उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। दान लीला की अगर हम बात करें तो दान लीला किसकी है? रसखान जी की। दोहावली आप जानते हैं तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई होंगी, रसखान होंगे, घनानंद होंगे या मैत्रीशरण होंगे? मीराबाई का नाम क्या मैंने किसी शाखा में बताया आपको? रीति काल की नहीं बताया। मीराबाई भक्ति काल की है, रीति काल से जो पहले था भक्ति काल की हैं। और भक्ति काल की किस शाखा से हैं? भक्ति काल की ये कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। मीराबाई जी किस शाखा से हैं? तो ये भक्ति काल से हैं। रसखान भी हमारे यही हो जाएंगे, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से हो जाएंगे, तो ये नहीं होंगे। घनानंद अभी बताया रीति मुक्त काव्यधारा से, तो हमारा आंसर हो जाएगा रीतिकालीन कवि कौन है? घनानंद है, विकल्प सी हो जाएगा आंसर। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? तो रीति काल की रीति मुक्त शाखा के कवि हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैथिलीशरण गुप्त की बात करें तो ये तो हमारे आधुनिक काल के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? देखिए अब यहाँ पर प्रश्न इन्होंने रीति मुक्त करके पूछ लिया। देखिए बताइए, चिंतामणि, केशवदास, ठाकुर या फिर देव, कौन हो जाएंगे? रीति मुक्त काव्यधारा आपसे पूछा गया है, तो रीति मुक्त काव्यधारा के कौन हो जाएंगे भैया? हमारे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। रीति मुक्त में हमारे आते हैं घनानंद आते हैं, आलम, बोधा आते हैं हमारे, और हमारे चौथे हैं ठाकुर। चार आते हैं। तो देखिए विकल्प में ये रहा ठाकुर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चिंतामणि हमारे रीतिबद्ध कवि हैं, केशवदास रीतिबद्ध हैं और देव भी हमारे रीतिबद्ध हैं। रीति मुक्त केवल ठाकुर हो जाएंगे, विकल्प सी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर इस प्रश्न का, ठाकुर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य की रचना किसने की है बताइए? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? घनानंद, सेनापति, बिहारी या ब्रंद? सेनापति नहीं होंगे, ये रीति बद्ध कवि हैं। बिहारी नहीं होंगे, ये रीति सिद्ध कवि हैं। ब्रंद नहीं होंगे, ये रीति बद्ध कवि हैं। घनानंद हो जाएंगे। रीति मुक्त कवियों में आता है नाम घनानंद का आता है, आलम का आता है, बोधा का आता है और ठाकुर का आता है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, देखिए अच्छा प्रश्न पूछा गया है। रीति सिद्ध, रीति में सिद्ध कौन है भाई? बताया था मैंने आपको, रीति में सिद्धि मिली है बिहारी जी को। हमारा आंसर विकल्प भी होगा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी जी। क्लियर है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर रीति मुक्त हैं, हम जानते हैं, आपको पता है ये घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। यहाँ पर देखिए आलम, बोधा, घनानंद तीनों ही हमारे रीति मुक्त के हैं, चाहे किसी की भी बात हो, तीनों ही रीति मुक्त के, घनानंद, बोधा और आलम। इसके अलावा ठाकुर और हो जाएंगे। और हमने आपको रीति बद्ध कवियों में किन के नाम बताए हैं? हमने आपको बताए हैं केशवदास जी का नाम, हमने आपको बताया भूषण का, मतीराम का, चिंतामणि का, देव का, पद्माकर का,
बहुत सारे नाम, भिखारी दास जी का भी नाम बताया है, तो वो हमारे रीतिबद्ध कवि हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि कवि कौन है? चिंतामणि किस हमारे वर्ग के हैं बताइए? रीति सिद्ध होंगे, रीति मुक्त होंगे, रीति रहित? देखिए कैसे फंसाता है प्रश्न। हमने आपको 3 शाखाएं बताई, हमने बताया एक रीतिबद्ध है, हमने बताया एक रीति सिद्ध है, हमने बताया एक रीति मुक्त है। अब यहां पर एक और इन्होंने जोड़ दिया, रीति रहित वर्ग। अगर कोई समझदार होगा तो सबसे पहले इसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि रीति सहित नाम से, रीति रहित नाम से कोई वर्ग है ही नहीं रीति काल में। तो उसने सबसे पहले तो विकल्प सी को क्रॉस कर दिया कि भाई मुझे इस पर तो जाना ही नहीं है, यहां तो आंसर मेरा है ही नहीं। क्लियर, समझ में आ रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि विकल्पों को बहुत सावधानी से पढ़िए। 1-2 विकल्प तो आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। देखिए रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, हमने सिर्फ 3 ही वर्ग पढ़े हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीति सिद्ध। मैंने बताया था रीति सिद्ध में सिर्फ एकमात्र हमारे बिहारी जी आते हैं, बिहारी जी हैं, आपको इसके अलावा कोई और याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एकमात्र बिहारी जी हैं हमारे रीति सिद्ध में। और रीति मुक्त में हमने आपको बताया ही है, यहां लिख देता हूं, रीति मुक्त में हमारे आ जाते हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो हमारा आंसर क्या होगा? रीतिबद्ध। चिंतामणि कवि किस वर्ग के हैं? रीतिबद्ध वर्ग के हैं। हमारा विकल्प डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ किस भाषा का है? ये पूछा गया आपसे। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ किस भाषा का है, या अथवा बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी? ब्रज भाषा। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। हमारी बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? 713 से लेके 719 के बीच में दोहे हैं। लेकिन जो प्रश्न आएगा उसमें अगर 713 दिया है तो पहले विकल्प 713 पर ही आप आंसर करिएगा। या तो विकल्प में 713 आएगा या 719 आएगा, है ना? तो दोनों में से पहले आप 713 को चुनिए। अगर 713 नहीं है तो आप 719 पर लगा सकते हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या बताइए। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या है? आंसर करिए। आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713। हम आंसर करेंगे, ये होगा हमारा सही आंसर, विकल्प बी। किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ है? बताइए। चलिए बता दीजिए कि रूनकता ग्राम में किसका जन्म हुआ है? बताइए। सूकर खेत में किसका जन्म हुआ है? ये दोनों ही बता दीजिए। तो रूनकता ग्राम में जन्म स्थान किसका है? हमारे सूरदास जी का जन्म स्थान है दोस्त। सूकर खेत में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का, है ना? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सूकर खेत में। यहां तक बातें आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो रही होंगी। चलिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक हमारा स्थान है बसुआ गोविंदपुर करके, वहां पर जन्म हुआ था बिहारी जी का। किसका? बिहारी जी का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश के बसुआ गोविंदपुर में। क्लियर है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रीति काल का काव्य? बताइए। रीति काल का काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो होगा क्या? नहीं होगा भाई, ये आदिकाल का है। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। इसके लेखक केशवदास जी हैं। मैंने आपको बताया था केशवदास जी रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, ये नहीं होगा हमारा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के, ये भी नहीं होगा। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के छायावादी युग से हैं। विनय पत्रिका के लेखक जो तुलसीदास जी हैं वो हमारे भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के हैं। पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं चंद्रबरदाई जी का ग्रंथ है, आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है केशवदास जी की रचना कौन सी है? बताइए। केशवदास जी की रचना है, तो अगर हम केशवदास जी की रचनाओं की बात करें तो रामचंद्र का आपको याद रखनी है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी नोट कर लेना। रतन बावनी इंपॉर्टेंट है भाई। एक थी रचना शिवा बावनी, किसकी थी? भूषण जी की रचना थी, वो भी रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। और यहाँ पर रचना है रतन बावनी, ये है केशवदास जी की, ये भी रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। इसके अलावा हमें याद रखना है नाम जहांगीर जस चंद्रिका का। किसका? जहांगीर जस चंद्रिका का नाम याद रखिएगा। विज्ञान गीता, इसको भी नोट कर लेना। तो ये रचनाएं हमने आपको नोट करवाई केशवदास जी की। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए जरा यहाँ पर, ये रही रसिक प्रिया। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रसिक प्रिया। तो केशवदास जी की रचना कौन सी है? रसिक प्रिया है। यहां तक क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? रचना है मतीराम की होगी, या फिर कुलपति मिश्र की होगी, या फिर चिंतामणि की होगी, या फिर भूषण की होगी? बताइए। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? आंसर करिए। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करें। तो सबसे पहले नोट करिए
एक रचना है छंद विचार, एक रचना है पिंगल, एक रचना है कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। ये 4 रचनाएं याद रखिएगा। किसकी है? कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं आपके चिंतामणि जी की। कवि कुल कल्पतरु रचना किसकी है? चिंतामणि जी की रचना है। छंद विचार, पिंगल, कवि कुल कल्पतरु और हमारी श्रृंगार मंजरी। तो इन रचनाओं को मैंने उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चारों की चारों आपके सामने लिखी हुई हैं और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नायक नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है? आंसर करिए। रत्नाष्टक तो याद रखिएगा भाई, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इसी के अलावा उद्धव शतक भी इनकी ही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की ही उद्धव शतक है, इन्हीं की रत्नाष्टक है। रसमंजरी की अगर हम बात करें तो रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की रचना है। किसकी रचना है? भानुदत्त जी की रचना है रसमंजरी। ठीक है, रसमंजरी है भानुदत्त की रचना और यही हमारा आंसर है। नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी। ये किसकी रचना है? भानुदत्त की रचना है। अब भानुदत्त कौन है भाई? भानुदत्त कौन है? ये थोड़ा सा हटके है प्रश्न, ठीक है ना। भानुदत्त हुए हैं संस्कृत के लेखक, संस्कृत भाषा के लेखक हैं भानुदत्त। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख लीजिए कि ये गद्य लेखक भी रहे हैं। तो भानुदत्त के बारे में बात करें तो भानुदत्त संस्कृत के एक कवि रहे हैं और गद्य लेखक रहे हैं। इनकी रचना है रसमंजरी। ये नायिका भेद का ग्रंथ है। वो नायिका भेद का ग्रंथ क्या है? रसमंजरी है, भानुदत्त जी की रचना है। ये संस्कृत के एक गद्य लेखक हुए हैं और इनको संस्कृत का कवि भी कहा जाता है। बाकी आप रत्नाष्टक याद रखिए, उद्धव शतक याद रखिए। ये दोनों ही रचनाएं, रत्नाष्टक और उद्धव शतक किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन से? रीति मुक्त होंगे क्या? रीति सिद्ध होंगे क्या? रीतिबद्ध होंगे क्या? तो हमारा आंसर होगा रीतिबद्ध कवि। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं रीतिबद्ध कवि। इनमें नाम किस किस के आते हैं? इसमें हमने आपको नाम याद करवाए थे। चिंतामणि का नाम याद रखिएगा। हमें मतीराम का भी नाम देखने को मिलता है। हमें केशवदास जी का भी नाम हमें रीतिबद्ध कवियों में देखने को मिलता है। हमें भूषण जी का नाम भी हमें रीतिबद्ध कवियों में देखने को मिलता है। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, केशवदास, हमारे देव जी है उनका भी नाम देखने को मिलता है। हमें पद्माकर जी का भी नाम देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। चिंतामणि, मतीराम, केशवदास, भूषण, देव, पद्माकर, सेनापति, समझ में आया आपको? लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में इन सभी के नाम आप नोट कर लीजिएगा। रीतिकाल की कृति कौन सी है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है रीतिकाल की कृति कौन? रसमंजरी होगी, प्रेम सागर होगी, आर्य सप्तशती होगी या फिर बिहारी सतसई? तो सीधा सा है, प्रेम सागर, रसमंजरी, आर्य सप्तशती, ये तीनों ही नहीं होंगी भाई। हमारा आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। ये हमारे बिहारी दास जी द्वारा लिखित है। बिहारी लाल कहें, बिहारी दास कहें, उनके द्वारा लिखी गई है। रीति काल की ही कृति है। बिहारी जी हमारे रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। किस में आते हैं? रीति सिद्ध, रीति में सिद्ध हैं हमारे बिहारी जी और इनकी रचना बिहारी सतसई है, ब्रज भाषा में है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है दोस्तों केशवदास जी को। किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बिहारी लाल जी को क्या कहा जाता है? बिहारी लाल जी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति में सिद्ध में। और अगर हम बात करें कि केशवदास जी किस शाखा के कवि हैं? ये रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के कवि। कृष्ण जी का नाम भी रीतिबद्ध कवियों में आता है। आप घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 नाम हमें रीति मुक्त में देखने को मिलते हैं। ये सभी बातें आपको लगभग अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रीति काल का अन्य नाम क्या है? हमने आपको बताया हुआ है, हमने आपको आदिकाल के नामकरण बताए हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल के बहुत सारे नामकरण हमने आपको बताए। इसके बाद हमने आपको भक्ति काल का बताया कि एक तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल को, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है या हम कहें स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा भक्ति काल को कहा जाता है। अब हमसे पूछा गया है रीति काल का अन्य नाम। रीति काल का जो अन्य नाम है वो हमारे दोस्तों श्रृंगार काल भी है मित्र। श्रृंगार काल भी एक रीति काल का अन्य नाम है। रीति काल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ये हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भिखारी दास जी कवि हैं, बताइए किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आदिकाल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के? तो भिखारी दास जी के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भिखारी दास जी हमारे
रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। भिखारी दास हमारे कवि हैं रीतिबद्ध शाखा के। रीतिबद्ध शाखा किसके अंतर्गत आती है? रीति काल के अंतर्गत आती है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केशव दास किस शाखा के कवि हैं? बताइए भाई, केशव दास किस शाखा के कवि हैं? रीतिबद्ध कवियों के नाम। अगर हम बात करें रीति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, तो रीति काल को भैया 3 शाखाएं हैं। रीति काल की 3 शाखाएं। पहली होगी रीतिबद्ध शाखा। अगर हम बात करें रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम, केशवदास, भूषण, इसके अलावा आ जाते हैं मतीराम, चिंतामणि भी आ जाते हैं, इसके अलावा सेनापति भी आ जाते हैं, देव का नाम भी आ जाता है, कवि देव, कवि पद्माकर का नाम भी आ जाता है, और किसका नाम आता है भैया? भिखारी दास जी का भी नाम आ जाता है। नोट करिए, रीतिबद्ध शाखा के कवियों के नाम केशवदास, भूषण, मतीराम, चिंतामणि, सेनापति, देव, पद्माकर और भिखारी दास। मैंने आपको बताया था सबसे सरल क्या है? रीति सिद्ध शाखा के कवि। सिर्फ बिहारी लाल जी का नाम ही आपको याद रखना है, वही पूछा जाता है। रीति में सिद्ध कौन है? रीति में सिद्धि प्राप्त किसको थी? बिहारी जी। सिर्फ एकमात्र बिहारी जी का नाम याद रखना है भैया, बहुत ही सरल है ना। रीति में सिद्ध हैं बिहारी जी। तो रीति मुक्त शाखा में आप घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर के नाम याद रखिए। केशवदास जी का नाम कहाँ आ रहा है? रीतिबद्ध शाखा में आ रहा है। ये रहा केशवदास जी का नाम, ये रहा। तो केशवदास जी हमारे किस शाखा के कवि हैं? रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। ये आंसर हो जाएगा भैया। रीति मुक्त नहीं होगा, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर है। रीति सिद्ध में बिहारी जी हैं, ये नहीं होगा। और भक्ति काल तो कतई नहीं होगा, है ना। भक्ति काल तो कतई नहीं होगा, रीति काल से संबंधित है, भक्ति काल से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ललित ललाम के लेखक कौन है? बताइए। एक रचना आपको याद रखनी है रसराज, और एक याद रखनी है ललित ललाम। तो ये दोनों ही रचनाएं हैं मतीराम की। किसकी हैं भैया? दोनों ही रचनाएं हैं किसकी? मतीराम की। तो ललित ललाम के लेखक कौन है? ललित ललाम के लेखक हो जाएंगे मतीराम। बिहारी जी की एकमात्र रचना याद रखना, बिहारी सतसई। भूषण जी की कौन कौन सी रचनाएं? सेवा बावनी, भूषण हजारा याद रखो, छत्रसाल दशक याद रखो, शिवराज भूषण याद रखो। ये रचनाएं आपको भूषण जी की याद रखनी है। सेवा बावनी, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये रचनाएं याद रखिए। केशवदास जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो केशवदास जी की कौन कौन सी रचनाएं? रामचंद्र का मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आप याद रख सकते हैं इनकी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका भी याद रख सकते हैं। तो ये रचनाएं हो गई हमारे केशवदास जी की। रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। और हमारे भूषण जी की रचनाएं सेवा बावनी याद रखिए, शिवराज भूषण याद रखिए, छत्रसाल दशक याद रखिए, भूषण हजारा याद रखिए, शिवा शौर्य भी याद रखिएगा भैया, और इनकी रतन बावनी भी याद रखिएगा। केशवदास जी की एक रचना है रतन बावनी, ये भी याद रखिएगा। शिवा बावनी भूषण जी की है, लेकिन रतन बावनी किसकी है? केशवदास जी की। रतन बावनी किसकी है? केशवदास जी की। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका और रतन बावनी ये केशवदास जी की हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, भूषण हजारा और छत्रसाल दशक ये रचनाएं भूषण जी की हैं। बिहारी जी की एकमात्र बिहारी सतसई और मतीराम की रसराज और ललित ललाम ये रचनाएं याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। काफी कुछ समझा दिया है इस प्रश्न में आपको। रतन बावनी के लेखक कौन है? बताइए। अभी बताया आपको रतन बावनी के लेखक कौन है, तो अभी हमने बताया था केशवदास जी की कौन कौन सी रचनाएं बताई थी आपको, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। लेकिन सेवा बावनी किसकी है? भूषण जी की। रतन बावनी किसकी है? केशवदास जी की। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रतन बावनी किसकी है? केशवदास जी की। अगर शिवा बावनी पूछा होता तो भूषण आंसर हो जाता, रतन बावनी पूछा है केशवदास हो गया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी और विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका ये रचनाएं हैं केशवदास जी की। दोस्त आगे बढ़ते हैं। भूषण हजारा के लेखक कौन है? भूषण हजारा के लेखक कौन है? आप जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं इनसे। तो अगर हम भूषण हजारा के लेखक की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है भूषण जी हैं। भूषण हजारा किसकी रचना है? भूषण जी की रचना है। किसकी है? भूषण जी की रचना है, भूषण हजारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। बोधा जी की एकमात्र रचना याद रखना, इश्कनामा। कौन सी? इश्कनामा याद रखना भैया बोधा जी की, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मिलती जुलती हुई रचना, घनानंद की है एक, इश्कलता। कौन सी है? इश्कलता। घनानंद की कौन सी है? इश्कलता है। और बोधा की कौन सी है? इश्कनामा है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। भूषण हजारा के लेखक हैं भूषण जी। क्लियर है यहां तक बात? वो बिहारी जी की रचनाएं बता दी, केशवदास जी की रचनाएं बता दी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के लेखक कौन है। अभी थोड़ी देर पहले आया था प्रश्न रतन बावनी के लेखक, अब आया है शिवा बावनी के लेखक कौन है। तो हमने आपको बताया था अगर रतन बावनी पूछेगा तो हमारा आंसर केशव दास होगा, लेकिन अगर शिवा बावनी पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा भूषण जी। क्लियर है, भूषण जी की रचना है। चलिए एक बार और रिवीजन करवा दें, कौन कौन सी थी। शिवराज भूषण थी, शिवा शौर्य थी, शिवा बावनी थी, ये रही शिवा बावनी, और छत्रसाल दशक थी, और कौन कौन सी थी, और भूषण हजारा थी। बस इतनी ही रचनाएं। शिवराज भूषण भी है, भूषण हजारा भी है, दोनों ही। ठीक है, ये रचनाएं भूषण जी की हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोधा की रचना हमने आपको बता दिया, इश्कनामा है बोधा की रचना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इश्कनामा के लेखक कौन है। अरे ये प्रश्न तो भाई अभी अभी आपसे चर्चा हुई, इश्कनामा के लेखक कौन है। इश्कनामा बन जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए घनानंद की लिख लीजिए सबसे पहले तो। घनानंद की एक तो है इश्कलता, कृपाकंद और सुजान सागर, ये तीन रचनाएं लिख लीजिए आप इनकी। सुजान सागर, कृपाकंद और इश्कलता, ये रचनाएं घनानंद की हैं, जबकि इश्कनामा के लेखक हैं बोधा जी। हमने केशव दास की रचनाएं आपको बता दी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इश्कनामा के लेखक कौन है, तो बोधा जी हैं। घनानंद जी की इश्कलता, कृपाकंद और सुजान सागर आपको याद रखनी है। आपको लगभग हर एक प्रश्न, हर एक लेखक की रचनाएं क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है इश्कलता के लेखक कौन है। इश्कलता के लेखक कौन है, अभी अभी मैंने आपको बताया है और यही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। बताइए भाई इश्कलता के लेखक कौन है। इश्कलता के लेखक कौन है, अभी बताया हमने। घनानंद जी की रचनाएं कौन कौन सी बताई है भैया, कृपाकंद बताई है एक तो, सुजान सागर बताई है, और हमने आपको बताई है इश्कलता। और बोधा की इश्कनामा बताई है हमने आपको, इश्कनामा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इश्कलता के हैं घनानंद और इश्कनामा के हैं बोधा। केशव दास जी की रचनाएं आपको पहले ही बता चुके हैं, तैयार हो चुकी हैं। तो घनानंद जी की कृपाकंद, सुजान सागर और इश्कलता, तीनों ही रचना याद रखनी है आपको। चलिए अब हमारे एक और लेखक रह गए हैं जिनकी रचनाएं मैं आपको नोट करवा देता हूं, ठीक है ना। चिंतामणि जी, कौन है, चिंतामणि जी हमारे रह गए हैं। चिंतामणि रह गए हैं तो उनकी रचनाएं आप नोट कर लीजिए। चिंतामणि की रचनाएं आप नोट करिए। कवि कुल कल्पतरु, पिंगल छंद विचार, कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी। तो ये रचनाएं आप चिंतामणि जी की नोट कर लीजिए। कौन कौन सी, कवि कुल कल्पतरु, पिंगल, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी और रस विलास, ये रचनाएं आप चिंतामणि जी की नोट करके रख लेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई होंगी चीजें। याद रखिएगा एक रचना है रसराज जो कि मतीराम की है, लेकिन रस विलास है चिंतामणि जी की। क्लियर है, रीतिकाल का भी हमने लगभग रिवीजन कर लिया है। रीतिकाल में ज्यादा कुछ है ही नहीं। रीतिकाल की ये तीन शाखाएं याद रखनी है, कौन कौन सी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, उनके कौन कौन से कवि हैं, और उनमें से ही छांट कर कुछ ही कवि हैं जैसे केशव दास, भूषण, चिंतामणि, मतीराम, और हमने आपको घनानंद की रचनाएं भी बता दी, बोधा की रचनाएं बता दी। बस गिने चुने कुछ ही कवि हैं जिनकी रचनाएं आपको दिमाग में रखनी है और इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो रीतिकाल छोटा सा था, भक्तिकाल इससे पहले हो गया है और आदिकाल भी हो गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।